हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दिस इज़ द डायपोल। तो ये हमारे पास डायपोल हुआ, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू से जो कंबाइंड होके बनेगा क्या बनेगा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू से क्या बनेगा, डायपोल। ठीक है, अब हम इसे क्या रखेंगे, इन ए यूनिफॉर्म में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल यहाँ पे क्या आएगा, एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक डायपोल है और उस डायपोल को आप एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या बना कि आपके पास एक डायपोल है, उस डायपोल को आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसे रखेंगे। तो दिस इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी कैसा है, यूनिफॉर्म है आपका। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास ये है डायपोल। तो डायपोल किससे मिलकर बना, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। डायपोल की जो लेंथ है वो क्या मानते हैं हम, 2a। ये इसका क्या हुआ, मिड पॉइंट। और ये क्या है यहाँ पे p का मतलब है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल जो मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की साइड में क्या होगा, इधर साइड में देखो ऐसे डायपोल मोमेंट होता है। अब जो आप एंगल लेते हैं डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच लेते हैं, मतलब जो एंगल आप लेंगे वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच लेंगे। तो डायपोल मोमेंट देखो इधर को होगा, देखो ये डायपोल मोमेंट माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग इधर होगा डायपोल मोमेंट, देखो इधर। ठीक है, और ये क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में क्या एंगल बना, ये थीटा बना। ये ध्यान रखना है कि जब हम एंगल लेते हैं तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच लेते हैं। ठीक है, अब ये थीटा हुआ। ठीक है आपका, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपकी कि हमारे पास एक डायपोल है, उससे डायपोल को आप एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यहाँ पे ये हुआ। अब यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एट एवरी पॉइंट जो फोर्स की वैल्यू है वो सेम लगेगी। सेम का मतलब कि आपके पास सपोज एक चार्ज है, उस चार्ज को आप फील्ड में कहीं भी रख दें, अगर आपका यूनिफॉर्म फील्ड है तो वो एवरी पॉइंट पर उस पर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी वैल्यू इक्वल होगी। जैसे आपका यहाँ पे आप चार्ज रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो अगर आप चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं, आपके पास चार्ज की वैल्यू सेम है, तो उसे आप यूनिफॉर्म फील्ड में कहीं भी रखें तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो इक्वल लगेगी। अब आपको ध्यान रखना है ये क्या है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू पर फोर्स लगेगी। अब ये प्लस क्यू है, इस पर भी फोर्स लगेगी। कौन लगाएगा, फील्ड लगाएगा। तो फील्ड के द्वारा किसी चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू ई। अब ये जो फोर्स है इस प्लस चार्ज पर क्या लगेगी, क्यू ई लगेगी। लेकिन जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू फील्ड। फील्ड की वजह से प्लस क्यू पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान रखना हमेशा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो फोर्स फील्ड के अलोंग लगेगी, और जो माइनस चार्ज है उस पर फील्ड के अपोजिट लगेगी, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है प्लस क्यू, इस पर फील्ड के क्या लगेगी, इस पर फील्ड के अलोंग लगेगी। तो इस पर फील्ड के अलोंग का मतलब है यहाँ पे लगेगी क्यू ई। ये आपकी क्यू ई इधर को हो जाएगी क्यू ई फोर्स। और ये क्या है यहाँ पे, ये आपका माइनस क्यू। तो माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगी वो आपका क्या लगेगी, फील्ड के अपोजिट लगेगी। तो फील्ड के अपोजिट लगेगी तो यहाँ पर बन जाएगी क्यू ई। अब देखो प्लस क्यू पर जो फोर्स है वो आपकी साइड लगी प्लस के क्यू ई, सॉरी आज जो प्लस के क्यू पर फोर्स लगी वो इधर लगी क्यू ई, फील्ड के अलोंग, देखो फील्ड के अलोंग है। और जो माइनस क्यू पर लगी वो फील्ड के अपोजिट लगी क्यू ई। और आप देख रहे हैं दो फोर्स प्लस क्यू पर और माइनस क्यू पर अमाउंट में इक्वल हैं। और डायग्राम में आप देख रहे हैं दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो अमाउंट में, मतलब वैल्यू का मतलब अमाउंट, वो इक्वल है। और दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो दोनों कैसी हैं, वो अपोजिट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये पता करना है टॉर्क बनाने के लिए, क्योंकि हमें क्या लेना है, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड।
तो यहाँ पे हमें टॉर्क फाइंड करना है, क्या, टॉर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें डायपोल पर क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि दो फोर्स आपकी अमाउंट में इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखना है। दोनों फोर्स की जो आपकी अमाउंट में इक्वल होनी चाहिए, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, और दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो क्या बताया मैंने, दोबारा सुने, दो फोर्स वैल्यू में इक्वल होनी चाहिए, दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपका एक साइकिल होती है, ऐसे आप साइकिल चलाते हैं तो एक फोर्स देखो ऐसे लगी इस लाइन पर, एक फोर्स इस लाइन पर लगी, तो एक फोर्स की लाइन है ये, एक फोर्स की लाइन है ये, और जिस लाइन पर फोर्स लगती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो साइकिल पर देखो ऐसे होता है, एक फोर्स इधर लगी और एक इधर लगी, तो एक की लाइन ये है, एक की लाइन ये है, तो दो फोर्स कैसी हैं, अपोजिट हैं, देखो एक इधर और एक इधर, तो दोनों कैसी हैं, अमाउंट में इक्वल है, ठीक है ना। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट हैं। तो ऐसी दो फोर्स मिलकर क्या बनाएगी, टॉर्क बनाएगी। ये ध्यान रखना, ये आपका कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। और टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों फोर्स में से एक फोर्स की वैल्यू लेंगे और दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, एक फोर्स ये है क्यू, इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है, ये वाली ऐसे, और एक फोर्स आपके पास देखो ये है क्यू, इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है। तो मैंने क्या किया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई और इसकी लाइन ऑफ एक्शन आपकी ये हो गई। तो मुझे क्या करना है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो मैंने यहाँ से डाल दिया इस पे नॉर्मल ऐसे, तो जहाँ देखो ये बी सी, तो ये जो बी सी है ये आपकी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, देखो अब ट्राइंगल कौन सा लें, देखो ए बी सी, ट्राइंगल कौन सा लें, ए बी सी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे निकाले साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पे आएगा बी सी, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे आएगा ए बी। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू आ गई ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू क्या है 2a, तो ये आ गई 2a साइन थीटा। तो देखो बी सी की वैल्यू 2a साइन थीटा आ गई, ये हमने निकालना पड़ा हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें लेना है टॉर्क। तो टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, टॉर्क के लिए मैंने बताया, टॉर्क लिखिए, टॉर्क को टाउ कहते हैं, टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टो का सिंबल ये है आपका, इज इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों फोर्स में से एक फोर्स की वैल्यू लेंगे, वैल्यू कितनी, क्यू ई मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं आइदर फोर्स। आइदर फोर्स का मतलब दोनों फोर्स में से एक फोर्स लेंगे, एक फोर्स की वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई, अब क्या लेंगे यहाँ पे, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बिटवीन नॉर्मल डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच में जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो ये है बी सी। तो यहाँ पे कितना आया, क्यू ई मल्टीप्लाई बी सी की वैल्यू क्या है 2a साइन थीटा, आई हो गई। और देखो 2qa, इसको मैंने लिखा ई और साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है 2qa का मीनिंग क्या है, इसको मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, 2qa का मीनिंग है P, और P का मतलब डायपोल मोमेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे कितना P, और ये क्या बचा है आपका E, और ये बच गया साइन थीटा। तो टॉर्क का आपका फॉर्मूला आया PE साइन थीटा, ठीक है।
ये आप देख रहे हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग ये होता है जैसे पी साइन थीटा, इसका मतलब है ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, पी क्रॉस ई, क्योंकि ये टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। तो यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। इसको आप ऐसे लिखें, इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखें, ये चॉइस है तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। नॉर्मल फार्मूला जो आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा पी साइन थीटा, तो जो थीटा है वो किसके बीच है, पी और ई के बीच है। ध्यान रखना, पी का मतलब डायपोल मोमेंट और ई का मतलब जो फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा होगा। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, और ये नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये फॉर्मूला लिखते हैं हम नॉर्मली केस में। तो ये फॉर्मूला आपका हुआ कि टॉर्क। अब टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डायरेक्शन लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल, देखो इससे ली जाएगी, राइट हैंड स्क्रू रूल से ली जाएगी। ठीक है, अगर ये आपका देखो ये फोर्स जो है आपकी, इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगी, ऐसे घुमाना चाहेगी, और ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगी, तो ये जो डायपोल है ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। और जब कोई ये देखो आपके पास एक पेचकस है, उसको ऐसे घुमाया आप ऐसे, ठीक है ना, तो जब इसे राइट हैंड मतलब उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखो क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं, देखो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे, तो वो इस पेपर के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस बोर्ड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन या तो आपका बोर्ड के इनसाइड होगी या बोर्ड के आउटसाइड होगी। लेकिन इस वाले केस में जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या है, बोर्ड के इनसाइड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें फॉर्मूले में जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो पी के भी नॉर्मल होगी और वो आपका ई के भी नॉर्मल होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पी है उसके भी नॉर्मल होगी और जो ई है उसके भी नॉर्मल होगी, ये ध्यान रखना है। तो पी और ई दोनों के नॉर्मल होगी टॉर्क की डायरेक्शन, उसे आप राइट हैंड स्क्रू रूल से चेक करेंगे। राइट हैंड स्क्रू मतलब ऐसे क्लॉकवाइज अगर देखो चला रहे हैं, ऐसे ये डायपोल क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहे हैं, तो जिस प्लेन पे आप लिख रहे हैं उसके अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ऐसे तो बाहर की तरफ आएगा, तो उसकी डायरेक्शन जिस पेज पे या जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं उसके आउटसाइडर होगी, नॉर्मल होगी, ध्यान रखना है। ये बात तो ये होगी। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें ये है कि अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता तो क्या होता, तो ये इसमें ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये होता कि इस चार्ज पर फोर्स और इस पर फोर्स दोनों पे अलग अलग लगती, दोनों पर वैल्यू अलग अलग होती। ठीक है, तो तब ये चेक करना पड़ता किस पर तो फोर्स ज़्यादा है और किस पर कम है। ठीक है, तो उस केस में तब आपका जो फोर्स का जो रिजल्टेंट आता वो जीरो नहीं आता। कैसे, आप ध्यान से देखें, इस पर फोर्स कितनी है, क्यू ई, इस पर है क्यू ई, दोनों पर क्या है, वैल्यू इक्वल, दोनों पे कैसी है, अपोजिट। तो इसका मतलब है जब डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगी, क्योंकि ये मैंने क्या निकाला, टॉर्क, टॉर्क जीरो नहीं आएगा, फोर्स जीरो आएगी टोटल। तो इसका मतलब है कि द टोटल फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। ये ध्यान रखना है सबसे पहले। क्यों, ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, दोनों कैसी हैं, अपोजिट, दोनों कैसी हैं, अमाउंट में इक्वल, तो इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो ये टोटल फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मैंने क्या कहा, अगर फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स दोनों चार्ज पर फोर्स अलग अलग लगेगी, और जब दोनों पर अलग अलग फोर्स होगी तो तब फोर्स, जब दोनों पर वैल्यू अलग अलग होगी तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। अगर दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं आया तो ऐसे केस में जो डायपोल है वो आपका लीनियर मोशन भी करेगा, मतलब वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, वो ऐसे भी चलेगा, देखो ऐसे ऐसे भी चलेगा। लेकिन इस केस में जब फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो इस केस में टोटल फोर्स क्या है, जीरो है, तो टोटल फोर्स जीरो होगी, तो वो लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ओनली टॉर्क लगेगा। लेकिन अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो दोनों चार्ज पर फोर्स अलग अलग लगती, तब फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं आती। तो ऐसे केस में आपका जो वो है क्या नाम है, डायपोल, तब वो आपका क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, मतलब टॉर्क तो उस पर लगेगा ही, लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा।
तो ये हमारा डायपोल का कॉन्सेप्ट है कि डायपोल अगर यूनिफॉर्म में रखा है तो क्या होगा और डायपोल नॉन यूनिफॉर्म में रखा है तो क्या होगा। तो समझ गए, अगर यूनिफॉर्म में रखा है तो टोटल फोर्स डायपोल पर 0 आएगी, टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा है तो इसका मतलब है टॉर्क टोटल फोर्स की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी और टॉर्क 0 नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म में वो ट्रांसलेटरी नहीं करेगा, केवल रोटेटरी करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में वो ट्रांसलेटरी भी करेगा और रोटेटरी भी करेगा। हमें ये ओनली समझना है। इसी के बेस के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह क्लियर करें। इसमें टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, पी की क्या है, ई की क्या है, कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, ये सब आप पे आना चाहिए। ठीक है ना। तो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओके।